Hey everyone, this is Ria the side and I am here to deal with your social studies text. Okay, so for particular today's class, we will be sticking towards the political science and we will be moving to the lesson federalism. So basically, as if I know you have already completed your power sharing lesson, right? So उस पावर शेयरिंग चैप्टर को थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं. ओके, तो पावर शेयरिंग वाला जो चैप्टर था वहाँ आप लोगों ने स्टोरी ऑफ बेल्जियम एज वेल एज द स्टोरी ऑफ श्रीलंका पढ़ा था, राइट? तो वहाँ से आपको एक सिनेरियो क्लियर हो गया था कि पावर शेयरिंग इज़ लाइक सच अ थिंग, मतलब अगर हम उसका यूज़ करते हैं तो हम हमारी कंट्री में स्टेबल गवर्नमेंट एज वेल एज पीस, हारमोनी, यूनिटी जो है वो मेंटेन करके रख सकते हैं. एंड यूजिंग पावर शेयरिंग हम हमारी कंट्री के अंदर वॉर या फिर कॉन्फ्लिक्ट जैसी चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं. तो यहाँ से हमें जो बेसिक स्ट्रक्चर था पावर शेयरिंग का वो हम बहुत अच्छे से समझ चुके थे. तो प्रीवियस वाले चैप्टर में आप लोगों ने क्या उसे स्टोरी फॉर्म में समझा था. ओके, वहाँ स्टोरीज हम लोगों ने डील की थी. अब पर्टिकुलर इस चैप्टर के अंदर फेडरलिज्म के अंदर हम उसी पॉलिसीज़ को, उसी फिलॉसफी को कहाँ हमें किस मैनर में अप्लाई करनी है, बस वो समझना है. ओके, सो टॉकिंग अबाउट दी इंटरेस्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर कि ये क्यों इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए. ओके, तो लाइक ट्रस्ट मी, ये चैप्टर जो है मतलब इससे हर पैरेलल एग्ज़ाम के अंदर, पैरेलल अगर मैं बात करूँ चाहे सीबीएसई बोर्ड के एग्जामिनेशन हो चाहे वो एनटीएससी के एग्जामिनेशन हो, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट रहा हुआ है. यू विल फाइंड अ वेटेज ऑफ 4 to 5 मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन फ्रॉम पर्टिकुलरली दिस चैप्टर. और इस चैप्टर से एनटीएससी एग्जामिनेशन में हर ईयर मैंने क्वेश्चन लिखा है, लाइक या तो स्टेज 1 में होगा या फिर स्टेज 2 में होगा. ठीक है, तो इस चैप्टर को क्यों इम्पॉर्टेंट है ये तो आपको समझ में आ गया है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज क्लास. सो अभी आपको मैं पहले से ही समझा चुकी थी कि फेडरलिज्म जो है वो सिमिलर है पावर शेयरिंग. ठीक है, तो अगर आपको मतलब जैसे ये टर्म आ जाए ना दिमाग में कि फेडरलिज्म सुन लिया कहीं पे, मतलब समझ लेना कि पावर्स को डिवाइड करना है, पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है. फाइन. सो अब आता है कि अगर हमसे यही पर्टिकुलर क्वेश्चन दैट व्हाट इज़ फेडरलिज्म अगर बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है तो हम उसे किस तरह से लिखने वाले हैं. ओके, तो आपको यहाँ पे क्या समझना है कि फेडरलिज्म एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ पर पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. ठीक है, बहुत बेसिकली समझ लेना, इतना सा समझना है. पावर शेयरिंग का आपको बहुत अच्छे से पता है. ठीक है, पावर शेयरिंग का मतलब क्या होता है. ओके, तो अब वही चीज़ आपको यहाँ पर समझनी, मतलब इसको बहुत अच्छे से एग्जाम्पल में लो, इसको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करो. तो एक टीचर जो थी वो आपको क्लास में 10 क्वेश्चंस दे के चली गई. ठीक है, और आप लोगों को बोल दिया कि कल आपको इसको क्वेश्चन को सॉल्व करके लेकर के आना है. तो आप लोगों ने पावर शेयरिंग कर ली, 2 क्वेश्चन किसी फ्रेंड से सॉल्व करवा लिए, 2 क्वेश्चन खुद ने सॉल्व कर लिए, 2 क्वेश्चन किसी और फ्रेंड को दे दिए. ठीक है, तो ये मिलजुल करके जो आपने काम किया है पेपर सॉल्व करने का, दिस इज़ बेसिकली फेडरलिज्म यू नीड टू स्टडी. ओके, सो आगे और अच्छे से प्रॉपरली इसको समझने की कोशिश करते हैं कि फेडरलिज्म क्या होता है. ठीक है, ये एक जस्ट फीचर है हमारी डेमोक्रेसी का, एक काइंड ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ पर पावर्स डिस्ट्रीब्यूटेड होती है सेंट्रल और स्टेट लेवल के अंदर. ठीक है, तो बहुत अच्छे से आपको यहाँ से डेफिनेशन पिक हो गई है कि फेडरलिज्म एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ पावर्स डिस्ट्रीब्यूटेड होती है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर. क्लियर. ठीक है, अब इसको डेफिनेशन जो फर्स्ट पॉइंट लिखा है वो भी बहुत अच्छे से समझ लेते हैं हम कि ये एक ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ पर पावर डिवाइड होती है सेंट्रल अथॉरिटी टू से सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री. अब ये वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स क्या होते हैं हमारे पास, आपको पता है जो हमारा इंडिया है वो 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज़ में डिस्ट्रीब्यूटेड है ना. ये अच्छे से पता है आप लोगों को. सो उन्हीं स्टेट्स और यूटीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ द कंट्री. क्लियर. सो वापस से डेफिनेशन बहुत अच्छे से क्लियर होगी कि फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है, जहाँ पर पावर डिस्ट्रीब्यूट होगी बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट. तो अब याद करो जब हम लोगों ने पावर शेयरिंग पढ़ी थी पिछले चैप्टर के अंदर, है ना, तो लास्ट आपका एक टॉपिक आया होगा लाइक व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग, है ना. पावर शेयरिंग के वेरियस टाइप्स बता दूँ तो आपने उसमें हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, पावर शेयरिंग बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज़, पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट एथिकल ग्रुप्स, है ना, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी होगी. तो आप उस फर्स्ट और सेकंड वाले से थोड़ा सा मतलब उस पर ज़्यादा ध्यान दो कि पावर शेयरिंग हॉरिजॉन्टल मैनर में और पावर शेयरिंग वर्टिकल मैनर में भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ना. तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि ये मैनर जो है ये क्या होता है हमारा हॉरिजॉन्टल मैनर, और ये वाला जो था हमारा लाइक पेन इज स्टैंडिंग. ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा फ्रॉम टॉप टू बॉटम व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट, तो ये हमारा था वर्टिकल मैनर.
तो आप लोगों को बहुत 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 अच्छे से पता है, बिकॉज आई नो आई एम डीलिंग विद सम ऑफ द स्मार्टेस्ट स्टूडेंट्स, तो जिन्हें बहुत अच्छे से पता है कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल क्या होता है। हॉरिजॉन्टल में पावर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, और जब हम लोग लेवल की बात करते हैं या वर्टिकल मैनर में बात करते हैं तो पावर्स जो डिस्ट्रीब्यूट होती है डिफरेंट लेवल्स में होती है। यू नीड टू पे अटेंशन व्हाई आई एम रिपीटिंग दिस टर्म्स। सी हियर देयर इज अ डिवीजन ऑफ पावर्स इन अ वर्टिकल मैनर and it is known as different levels of government. Okay, this is something important you need to remember. See, the vertical division of power hota hai yahan par, and that also in various levels of government. Clear levels of government? Okay, सो कमिंग अगेन कि फेडरलिज्म का प्रॉपर मतलब क्या है, वापस से देख लेते हैं इस चीज़ को, है ना। तो फेडरलिज्म का मतलब होता है पावर्स डिस्ट्रीब्यूट होना सेंट्रल और स्टेट के बीच में। ये कैसा होता है, ये वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर हो रहा है। एंड लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट क्यों बुला हुआ है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो मैक्सिमम पावर्स एंजॉय करता है, देन स्टेट गवर्नमेंट एंड देन कमिंग टू लोकल गवर्नमेंट। इनमें एक लेवल होता है, मेकिंग द सेंट्रल द मोस्ट पावरफुल, देन कम्स द स्टेट गवर्नमेंट एंड द लीस्ट पावरफुल इज द लोकल गवर्नमेंट। So clear with the term what is federalism? Fine. Now you need to basically understand कि आप क्या मतलब फेडरल के अंदर मैंने अभी बताया था कि 2 लेवल्स होते हैं, है ना। लेवल के हम बात कर रहे थे, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। तो अब इंडिया का फेडरल स्ट्रक्चर इमेजिन कर लो, है ना। अपने राजस्थान की या अपने गुजरात की अगर मैं प्रॉपर्ली बात करूँ तो वहाँ पे कौन सी किस तरह की गवर्नमेंट वहाँ पर है, पता है आपको कौन सी गवर्नमेंट चल रही है भी वहाँ पे। सेंट्रल के अंदर कौन सी गवर्नमेंट है वो भी आपको अच्छे से पता है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे स्टेट्स लेते हैं, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम लोग ले लेते हैं कि सेंट्रल में तो हमें पता है बीजेपी गवर्नमेंट चल रही है ना। और वहीं पे अगर हम महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं, ठीक है, इवन गुजरात की बात कर, गुजरात में तो चलो देयर विल बी सिमिलर, हम किसी और ऐसे स्टेट की बात कर लेते हैं जहाँ पर बीजेपी नहीं है। ओके, राजस्थान की बात कर लेते हैं, वहाँ पे कांग्रेस की गवर्नमेंट है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एक समझ में आ रहा है कि सेंट्रल में बीजेपी है, राजस्थान में स्टेट के अंदर कांग्रेस है, और इन दोनों के स्ट्रक्चर जो है और इन दोनों के जो काम करने का मैनर है वो बहुत अलग है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी वो जितने भी एक्शंस लेगी वो नेशनल इंटरेस्ट के लिए लेगी, वो सभी स्टेट्स के लिए लेगी। पर अगर एक स्टेट गवर्नमेंट है, अगर गुजरात की गवर्नमेंट है, तो वो यूपी के लिए रूल्स और रेगुलेशंस नहीं बना सकती, वो केवल और केवल गुजरात के लिए रूल्स और रेगुलेशंस बना सकती है। तो ये तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, राइट। सो फेडरल के अंदर क्या होता है कि 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल होता है और स्टेट गवर्नमेंट होता है। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो एंटायर कंट्री के लिए वर्क करती है। ये जो टर्म्स है ना, इन पे ध्यान दे लो बस, कि ये एंटायर कंट्री के लिए काम करेगी और नेशनल इंटरेस्ट के लिए काम करेगी। ओके, और वहीं पे अगर मैं स्टेट की बात करूँ तो स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं वो अलग अलग प्रोविंसेस, अलग अलग लेवल ऑफ गवर्नमेंट, मतलब अलग अलग स्टेट में चलती है। गुजरात में अलग गवर्नमेंट होगी, वो केवल गुजरात के लिए लोकली काम करेगी। जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है वो केवल महाराष्ट्र के लिए काम करेगी, ठीक है। और ये डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए वर्क करती है। क्लियर विद दिस? सो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि बोथ दिस लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट एंजॉय देयर पावर इंडिपेंडेंटली फ्रॉम ईच अदर। क्योंकि हमने बोला ना पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो पावर डिस्ट्रीब्यूट करने का बेसिक सेंस ही क्या था कि सेंट्रल जो है वो अपनी पावर्स का मिसयूज़ ना कर पाए और उसकी पावर्स को कंट्रोल करने वाला या गवर्न करने वाला कौन हो जाए, उसका सबऑर्डिनेट स्टेट गवर्नमेंट। ओके, सो नाउ there comes an important question, what is the difference between unitary government and a federal form of government? बहुत important question और repeatedly बोर्ड एग्जामिनेशन में आया भी है। तो यूनिटरी गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट मतलब एक का समझ में आ गया आपको, तो दूसरा आप अपने आप बता दोगे, ठीक है। जस्ट अपोजिट टर्मिनोलॉजीज हैं ये। तो जब हम लोग फेडरल की बात कर रहे थे तो हमने वहाँ क्या बोला है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स। मैंने अभी स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर बोला था ना कि जहाँ पर भी फेडरल टर्म आ जाए, मतलब आधी रात में भी अगर आपसे पूछा जाता है कि फेडरल का मतलब क्या होता है, तो एकदम से फटाफट क्लिक करके बोल देना कि फेडरल का मतलब तो डिवीजन ऑफ पावर्स होता है, ठीक है। तो फेडरल का मतलब क्या हो गया, डिवीजन ऑफ पावर्स, जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी होती है, स्टेट गवर्नमेंट भी होती है और लोकल गवर्नमेंट भी होती है, फाइन। पर जब हम यूनिटरी की बात करते हैं, इससे जस्ट अपोजिट। यूनी मतलब आपको पता है सिंगल, ठीक है। तो यूनिलैटरल गवर्नमेंट का मतलब क्या होता होगा, यूनिटरी गवर्नमेंट का मतलब क्या होता होगा कि ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहाँ पर सिंगल लेवल ऑफ गवर्नमेंट, मतलब सिंगल लेवल ऑफ जो है वो सारी ऑटोनॉमी जो है वो इन्जॉय करके रखता है, सारी पावर्स जो है वो इन्जॉय करके रखता है। यूनिटरी मतलब का समझ में आया कि किसी कंट्री है, मतलब कोई कंट्री है जहाँ पे एक सिंगल लेवल ऑफ गवर्नमेंट जो है, मान लो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो पूरी कंट्री पे कंट्रोल करेगी। ओके, फेडरल गवर्नमेंट और यूनिटरी गवर्नमेंट के बीच का डिफ्रेंसिएशन भी समझ आ चुका होगा आप लोगों को। सो मूविंग अहेड, अच्छा ठीक है, हम लोगों ने फेडरलिज्म का बेसिक फीचर तो समझ लिया कि फेडरलिज्म होता क्या है, हमें एक आउटलुक तो मिल गया।
अब किस बेसिस पे हम लोग किसी भी कंट्री को, ठीक है, किसी भी कंट्री को फेडरल डिक्लेयर कर देंगे, ठीक है, जस्ट फॉर टू से कि इंडिया हुआ, पाकिस्तान हुआ, चाइना हुआ, श्रीलंका हुआ, यूएसए हुआ, इनमें से हम किन कंट्रीज़ को फेडरल बोल सकते हैं। तो इसके कंपेयरिंग के लिए अगर वो कंट्री इन सारे की फीचर्स को फॉलो करती होगी, अडॉप्ट करती होगी, तो वो क्या बन जाएगी, एक फेडरल नेशन। अदरवाइज इट विल बी कॉल्ड एज नॉन फेडरल नेशन। ओके, सो हम उस फीचर्स को डिस्कस कर लेते हैं कि ऐसे कौन से फीचर्स हैं जो किसी भी कंट्री को क्या बना देती है, फेडरल बना देती है। ओके, तो सबसे पहला मैंने बताया था देयर शुड बी 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट और टायर्स ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, मतलब मिनिमम 2 तो होने ही चाहिए। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ है जो थर्ड लेवल को भी अडॉप्ट करके रखा है इसमें, जैसे इंडिया इज़ हैविंग लोकल गवर्नमेंट, बेल्जियम इज़ हैविंग कम्युनिटी गवर्नमेंट, रिमेंबर। इसके बाद में सेकंड की बात करते हैं। अब ये अलग अलग लेवल जो हैं, ठीक है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई और स्टेट गवर्नमेंट हो गई, ठीक है, ये सेम सिटीजन्स के लिए काम करेगी। मतलब लाइक बीइंग अ सिटीज़न ऑफ इंडिया, मैं इंडिया की सिटीज़न हूँ, ठीक है, तो मेरे लिए सेंट्रल के रूल भी उतने ही इम्पॉर्टेंट है जितनी मेरी स्टेट गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। पर आपको क्या समझना है आगे, बट ईच टायर हैज़ इट्स ओन जुडिक्शन। मतलब ओन जुडिक्शन का मतलब क्या होता है, एरिया ऑफ कंट्रोल। जस्ट टू से कि राजस्थान अगर है तो राजस्थान गवर्नमेंट किसके लिए रूल्स बनाएगी, जस्ट फॉर द स्टेट ऑफ राजस्थान। वो गुजरात के लिए रूल्स और रेगुलेशंस नहीं बना सकती। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट गुजरात गवर्नमेंट, तो उसका जो एरिया है, उसकी जो बॉर्डर लाइन है, वो उससे आगे उसके एक्सटेंड में वो क्या कर, वो रूल्स और रेगुलेशंस वहाँ पर फ्रेम नहीं कर सकते। सो आई थिंक सो ये चीज़ तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गई है आपको। सबसे पहला पॉइंट क्या था, 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। सेकेंडली, ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट will have its own area of control. Each level of government will have its own area of control. ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद में थर्ड पॉइंट देखो, अब ये एरिया ऑफ कंट्रोल, अब कैसे पता चलेगा कि ये एरिया ऑफ कंट्रोल किसका है, ठीक है, ये एरिया ऑफ कंट्रोल इस गवर्नमेंट का नहीं है। तो इस एरिया ऑफ कंट्रोल को क्या किया है ना बेटा, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से स्पेसिफाई कर दिया है, ठीक है, कि राजस्थान के पास इतना एरिया आएगा, गुजरात के पास इतना एरिया आएगा, कर्नाटका के पास इतना एरिया आएगा, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इन टर्म्स पे काम कर सकती है। ये चीज़ ऑलरेडी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बता दी गई है। ओके, तो अब कहाँ पर बताइए कॉन्स्टिट्यूशन में, अब आया है ना कॉन्स्टिट्यूशन, आप लोगों ने जब पढ़ा था तो एक बहुत बड़ी बुक है कॉन्स्टिट्यूशन, तो हमारी बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस लिखे हुए हैं। तो आपको पता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर शेड्यूल लिखे हुए होते हैं। इंडिया हैज़ 12 शेड्यूल्स इन इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। तो उन शेड्यूल में से एक शेड्यूल ऐसा है जो काम बताती है, किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को उसके काम बताएगी, स्टेट गवर्नमेंट को उसके काम बताएगी, ठीक है, ताकि किसी भी तरह का कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ना क्रिएट हो। गॉट इट वेरी क्लियरली। और वो शेड्यूल्स कौन से हैं, 12 शेड्यूल्स जो हैं वो क्या कहते हैं, दैट विल ऑल बी टॉट टू यू वेरी वेल, ठीक है। थोड़ा सा वेट करो, इस चैप्टर के एंड तक हम लोग वो भी 12 शेड्यूल्स जो हैं वो भी डिस्कस कर लेंगे। सो वापस से रिकॉल कर दो मुझे कि 3 फीचर्स कौन से थे, 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, ईच गवर्नमेंट विल हैव इट्स ओन एरिया ऑफ कंट्रोल, जुडिक्शन मीन्स एरिया ऑफ कंट्रोल, और इन सब का जुडिक्शन जो है वो ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाइड होगा ताकि किसी भी मैनर से कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट ना हो। ओके, नाउ द फोर्थ पॉइंट व्हाट वी हैव इज द फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलैटरली चेंज्ड। इसका मतलब बहुत सिंपल सी अगर मैं बात करूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है कि आर्मी मेंटेन करना, या फॉरेन जितने भी एक्सचेंज होते हैं उनको मॉनिटर करना, या फिर सबसे बेसिकली और सबसे इजी मैं बात कर दूँ, जो हमारी करेंसी आती है वो कौन पब्लिश करता है, उसे कौन प्रिंट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। तो अब मानो कि आपको पता है कि बिल कैसे पास होता है, पहले लोकसभा जाएगा, राज्यसभा जाएगा, वहाँ डिस्कशन होगा और मेजॉरिटी के साथ में बोथ दी हाउसेस से वो पास होगा। कभी ऐसा सुना है कि लोकसभा ने अकेले ने बिल पास करवा लिया? नहीं हो सकता ना, ठीक है। अभी हमारे कंट्री का स्ट्रक्चर तो इतना टिपिकल है कि लोकसभा और राज्यसभा में निकलने के बाद भी वो हर स्टेट में जाता है, स्टेट असेंबलीज़ में जाता है, और वहाँ अगर उसे मेजॉरिटी मिलती है, ठीक है, तभी वो स्टेट में पास माना जाता है। जीएसटी के टाइम पे याद है कि हर एक स्टेट गवर्नमेंट के पास भी मतलब वो बिल गया था, वहाँ पे अच्छे खासे डिस्कशंस हुए थे सभी बिल्स के लिए रिगार्डिंग होता है। सो व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारे पास अलग अलग लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, सेंट्रल और स्टेट और लोकल। अगर मुझे किसी बिल को पास करवाना है तो मुझे उसे पास सेंट्रल से भी करवाना पड़ेगा और स्टेट गवर्नमेंट से भी करवाना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविज़न में अगर मुझे कोई भी चेंजेस करने हैं तो वो चेंजेस मैं किसकी वजह से कर पाऊँगी, दोनों की मेजॉरिटी से,
ठीक है, किसी भी एक सिंगल लेवल ऑफ गवर्नमेंट की हेल्प से हम कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज़ को, प्रोविजंस को चेंज नहीं कर सकते हैं। आपने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स पढ़े होंगे ना, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कभी भी एक सिंगल लेवल ऑफ गवर्नमेंट नहीं कर सकता है, क्लियरली। ठीक है, अब मानो कि पावर्स हमने दे दी, कॉन्स्टिट्यूशन में काम बता भी दिया। अब आपको पता है बेसिकली होता है ना हमारे घरों में भी कि हमारे पेरेंट्स हमें बहुत बार काम बता के चले जाते हैं, ठीक है, कि आप ये काम कर लेना, आप ये काम कर लेना, ठीक है। पर कभी ना कभी तो हम सिबलिंग्स के अंदर, हम भाई बहनों के अंदर लड़ाई तो हो ही जाती है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने सिमिलर मैनर में क्या किया, काम बता दिया, बड़े बेटे को भी बता दिया, छोटे बेटे को भी बता दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी बता दिया और स्टेट गवर्नमेंट को भी बता दिया। पर अब दोनों में मानो इन केस कभी भी लड़ाई हो जाती है, ठीक है, तो अब क्या होगा इनके बीच में, इनको प्रॉपरली इनको रोकने के लिए, इनकी लड़ाइयों को रोकने के लिए किसको इंटरप्ट करना पड़ेगा। आई एम लिटरली सॉरी फॉर द साउंड, सो एक्सट्रीमली सॉरी फॉर द साउंड। सो वी विल कम बैक। हम लोग कुछ की फीचर्स पढ़ रहे थे, तो की फीचर्स में हम लोग ये लास्ट जो पॉइंट हमने डिस्कस किया था वॉज कि अगर इन केस डिस्प्यूट होता है तो वहाँ पे इंटरप्ट कौन करेगा और फाइनल डिसीजन जो लेगा वो कौन होगा, सुप्रीम कोर्ट। ओके, अब नेक्स्ट की बात करते हैं सोर्स ऑफ रेवेन्यू। अब बताओ हर गवर्नमेंट को काम करने के लिए क्या चाहिए, इनकम चाहिएगी, मनी चाहिएगा। तो अब ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हुआ, ठीक है, या जो मनी हुआ जो इन लोगों को काम करने के लिए चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी अपने बहुत सारे काम करने हैं, ठीक है, रोड वगैरह कंस्ट्रक्ट करने होते हैं, फॉरेन एक्सचेंज के अंदर चाहिए होता है ना, पुलिस तो चलो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, आर्मी वगैरह मेंटेन करनी होती है, बॉर्डर्स को सिक्योर करना होता है। तो इनके लिए जो फाइनेंशियल मनी जो चाहिए इनको, वो कहाँ पर होगा या कहाँ से आएगा, तो ये चीज़ भी जो है वो ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर स्पेसिफाई कर दी गई है, ठीक है। सोर्स ऑफ रेवेन्यू जो है हर गवर्नमेंट का, हर लेवल ऑफ गवर्नमेंट का, वो ऑलरेडी स्पेसिफाई किया हुआ है कहाँ पर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। मतलब काम भी स्पेसिफाई किया हुआ है और उनकी जो उस काम के बदले जो उनको इनकम मिलने वाली है वो भी कहाँ पर स्पेसिफाई किया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ओके, सो लास्ट चीज़, अब इसके सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर जो आ जाता है, द फेडरल सिस्टम के बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। क्या? टू मेंटेन यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। यूनिटी तो आपको पता ही है, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी वाला स्लोगन तो आपने बचपन से सुना होगा, है ना। अभी 15 अगस्त गया था रिसेंटली, तो वहाँ पर भी उस टाइम पे भी आपने बहुत ये वाला यूनिटी एंड डाइवर्सिटी वाले स्लोगन्स और मीम्स वगैरह पढ़े होंगे आप लोगों ने। तो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी का बेसिकली मतलब तो आपको पता ही है कि हमारी कंट्री की जितनी भी अलग अलग एथिकल ग्रुप्स हैं, ठीक है, जो रीजनल डाइवर्सिटीज़ हैं, उनको मेंटेन करना विद पीस एंड हार्मनी, वो किसका काम है, हमारे फेडरल स्ट्रक्चर का काम है। ओके, सो बेसिकली वी हैव कम्प्लीटली डिस्कस्ड अबाउट द स्टार्टिंग ऑफ फेडरलिज्म। हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा है उसको थोड़ा सा एक रिकॉल कर लेते हैं, क्विक रिवीजन कर लेते हैं। फेडरलिज्म क्या होता है, ठीक है, सबसे बेसिकली हम लोगों ने जो हमारा लेसन था उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा दिया था कि फेडरलिज्म क्या होता है। वहाँ से आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया था कि फेडरलिज्म इज़ जस्ट बेसिकली डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। फिर उसके बाद में हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है, राइट। अब इसके बाद में फिर नेक्स्ट चीज़ हम लोगों ने जो डिस्कस की थी कि अगर हमें किसी भी कंट्री को फेडरल बोलना है तो वो क्या क्या फीचर्स को फॉलो करेगी तो हम उसे फेडरल बोलेंगे। टू मेक अ क्विक रिवीजन, मुझे स्टार्टिंग से हम लोग जो 7 पॉइंट्स हमने पढ़े थे हम वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला, देयर विल बी 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। फाइन, हर एक लेवल के पास में अपना खुद का एरिया ऑफ कंट्रोल होगा, ठीक है, और वो एरिया ऑफ कंट्रोल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिफाइंड होगा। मानो कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में लड़ाई हो जाती है तो उस टाइम पे इंटरप्ट करने वाला कौन हो जाएगा, कोर्ट, एंड सुप्रीम कोर्ट विल बी गिवन द एब्सोल्यूट पावर्स टू मेक द कंप्लीट डिसीजन। फाइनल डिसीजन की पावर या इंटरप्शन की पावर किसको मिल जाएगी, सुप्रीम कोर्ट को। फिर अब हर एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट को काम करने के लिए रेवेन्यू चाहिए, है ना, तो वो रेवेन्यू उन्हें कहाँ से मिलने वाला है, वो रेवेन्यू उन्हें मिलेगा, मतलब जो रेवेन्यू का सोर्स है वो भी ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाई किया गया है, ठीक है। सो डिस्कस्ड ऑल द इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स। उसके बाद में 2 पॉइंट्स रह रहे हैं हमारे। तो एक जो था वो था कि जो इन केस कि देयर वाज समथिंग ना कि अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट लाना है, उसकी वैल्यूज़ में या उसकी प्रोविजंस में अगर हमें कोई चेंजेस लाने हैं तो कभी भी वो सिंगल लेवल ऑफ गवर्नमेंट नहीं कर पाएगा। ओके, मेजॉरिटी चाहिए हमारे यहाँ पे किसी भी बिल को, किसी भी रूल को लॉ बनाने के लिए। ओके, और फिर लास्ट हमने पढ़ा था सबसे इम्पॉर्टेंट जो स्लोगन हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी वाला,
क्लियर? सो लेट्स मेक अ लाइक अब एक छोटा सा क्वेश्चन देती हूँ मैं आप लोगों को, दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि आप लोगों ने अभी तक जो पढ़ा है उसको कितना अच्छे से समझा है. And this chapter was in this particular question was in 2016 Haryana NTSC examination. Okay, the term jurisdiction in a federation means, अभी हम लोगों ने कंटिन्यू जो की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म पढ़े हैं उसके अंदर मैंने जुडिक्शन टर्म को बहुत बार बोला है ना. तो जो ये टर्म है जुडिक्शन, इसका मतलब क्या होता है? एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस, लॉ, सोवेरेनिटी या ऑटोनॉमी. ओके, सो दिस वाज इट फॉर टुडेज क्लास. थैंक यू एवरीवन.